हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई अंडररेटेड सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी विंडचिल का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं ग्रेगरी जेकब्स। इसमें लीड रोल में आप देखोगे एमिली ब्लंट को। और ये किस तरह की मूवी है वो मैं बता देता, लेकिन उससे सब कुछ पहले ही स्पॉइल हो जाएगा। बस इतना कह सकता हूँ कि प्लॉट आपको पसंद आने वाला है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस के टाइम पर। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और पूरी मूवी में लड़की का कोई नाम नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसे बुलाऊंगा एमिली के नाम से। क्लास के दौरान एमिली के पास मैसेज आता है जिसमें उसके घर वाले पूछते हैं कि वो घर कैसे आएगी, स्पेसिफिकली उसकी मॉम। एमिली का घर विल्मिंगटन डेलावेयर में है। हर साल ये प्लेन से जाती है क्योंकि ये अच्छी खासी अमीर है। फोन आप देख ही सकते हो 2007 में कौन सा है इसके पास। और वैसे एमिली ब्लंट तब भी ऐसी दिखती थी, अब भी ऐसी दिखती है। खैर इस बार ये प्लेन से नहीं जा सकती क्योंकि भारी बर्फीले तूफान के चलते सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और बस से जाने में ये हिचक रही है। यानी अभी से किसी के साथ राइड शेयर करके जाना होगा। अगर कोई और स्टूडेंट अपनी कार से सेम रूट पर जा रहा है तो उसके साथ ये जा सकती है। खर्चा आधा आधा बढ़ जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इसका पहली बार होगा। वो जाकर राइड शेयर बोर्ड चेक करती है तो बड़ी आसानी से उसे एक राइड पार्टनर मिल जाता है। एमिली ने उसके नंबर पे कॉल करके उसे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। 23 तारीख को 1 बजे निकलना था और एमिली पहुंची 2 घंटे लेट। फिर भी उसका पार्टनर वेट करता रहा। लेट होने के बावजूद वो गया नहीं। इस लड़के का भी कोई नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं सैम। सैम के पास एक पुरानी खटारा कार थी जिसमें वो अपना सारा सामान ठूस कर ले आया था। एमिली का सामान रखने की जगह ही नहीं थी। कैसे भी करके उसने जगह बनाई, लेकिन इस चक्कर में सैम का एक बैग वो बाहर रखकर भूल गई जिसमें सारा खाने का सामान था। फिर कार में जाकर बैठी तो पता चला कि उसकी साइड का दरवाजा कभी कभार अटक जाता है, कभी कभार यानी कि ज्यादातर, और विंडो भी पूरी बंद नहीं होती। यानी कि सर्दी का सफर सच में सफर करवाएगा। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और खाने वाले बैग पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं, वो वहीं रखा रह गया। अब रास्ते में अमली किसी से फोन पर बात करने लगी और ये देखकर सैम को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपसेट हो जाता है और उसका लटका हुआ मुंह देखकर एमिली फोन काट कर उसकी फोटो ले लेती है। सैम कहता है कि हम राइड शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का 50-50 हिस्सा है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो तुझे मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। एमिली ने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। वो पूछती है कि तुम भी विल्मिंगटन से हो, तो वहाँ कौन से स्कूल में पढ़े थे। सैम कहता है कि सेंट वाइटर्स, जिसका नाम एमिली ने पहली बार सुना। सैम कहता है कि वो एक बॉयज ओनली कैथोलिक स्कूल था। तो तुम्हें कैसे पता होगा? तुम क्या सारे स्कूलों के बारे में जानती हो? बातों बातों में सैम ये भी बता देता है कि हम दोनों की एक क्लास साथ में थी, इंट्रो टू मॉडर्न फिलोसफी। लेकिन एमिली ने कभी सैम को नोटिस नहीं किया क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे बच्चे थे। ये उसी क्लास की बात हो रही है जिसमें बैठे हुए ये अपनी मॉम के साथ फोन पे चैटिंग कर रही थी कि घर कैसे आओगी। मजेदार बात यह है कि तब एग्जाम चल रहा था। इसी से आप समझ जाओ कि उस क्लास को लेकर ये कितनी सीरियस है। उस सैम से पूछती है कि एग्जाम में जो आखिरी सवाल था थ्योरी ऑफ इटर्नल रेकरेंस वाला, उसमें तुमने क्या लिखा। वो इटर्नल रेकरेंस को मिक्स कर रही थी पुनर्जन्म के साथ। तो सैम उसे बताता है कि दोनों में फर्क है। पुनर्जन्म उसे कहते हैं जब आपका दोबारा जन्म होता है किसी और रूप में, और इटर्नल रेकरेंस उसे कहते हैं जब आप सेम लाइफ बार बार जीते हो किसी लूप की तरह। इतना ज्ञान देखकर एमिली इंप्रेस तो हो ही गई थी थोड़ी बहुत। ऐसे ड्राइव करते करते 2 घंटे बीत गए, पर 3 घंटे की ड्राइव अभी और बची है। इसलिए एमिली कहती है कि अगर कहीं गैस स्टेशन दिखे तो रोक लेना, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर दोनों वापस से बातों में लग गए। तो सैम बोला कि तुम चश्मा क्यों नहीं पहनती, चश्मे में तुम और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। और ये सुनकर एमिली चौंक गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि उसे चश्मा लगा हुआ है। वो चश्मा सिर्फ अपने हॉस्टल में पहनती है। एमिली ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, और बस यहीं पर सैम ने बात पलट दी। वो बोला गैस स्टेशन आ गया, यानी कुछ तो है जो सैम छुपा रहा है। गैस स्टेशन पर रुककर वो फ्यूल डालने लगा और एमिली जिसे वॉशरूम यूज करना था वो कार से नीचे नहीं उतर रही क्योंकि अभी ताजी ताजी नेल पॉलिश लगा के बैठी है। अगर जूते पहनेगी तो खराब हो जाएगी। तो सैम उसे कैरी करके अंदर ले जाता है। फिर आगे बाथरूम में वो खुद ही चली जाती है जूते पहन के। फ्लोर था ही इतना गंदा। अंदर वो चश्मा भी लगा कर देखती है कि सच में ज्यादा सुंदर लगती हूँ क्या। मतलब कि तारीफ तो इसने पकड़ ली, पर जो मेन पॉइंट पकड़ना था वो नहीं पकड़ा।
पड़ा। यार इसके बाद जब वो बाहर निकलने लगी तो बाथरूम का दरवाजा खुला ही नहीं। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था, जबकि बाहर सब बातें कर रहे थे। वो और ज्यादा पैनिक करने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि सब जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं। आखिर में कोशिश करने पर किसी तरह दरवाजा खुल गया और तब जाकर उसे सांस आई। बाहर आकर देखती है कि सब मजे में खाना खा रहे थे और सैम भी अपनी बातों में लगा हुआ था। वो सीधा सैम के ऊपर बरस पड़ती है कि तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी क्या? गला फाड़ कर चिल्ला रही थी मैं, पर सैम ने तो सच में कुछ नहीं सुना। एमिली भी इस बात को छोड़ देती है। पानी की बॉटल्स लेकर वो निकल ही रहे थे, तभी ओनर सैम को कहता है कि बस हाईवे पर चलते रहना, मानो ये खो गए हों। एमिली ने भी सेम यही सवाल पूछा तो सैम बोला कि मैं कई बार ये ट्रिप कर चुका हूँ, खोने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, सैम ने फिर ओनर की तरफ गुस्से से जरूर देखा। बाहर निकले तो एमिली फ्यूल के आधे पैसे दे रही थी, पर सैम ने लिए नहीं। उसका कहना था कि मैं दोस्तों से पैसे नहीं लेता। फिर वो हाईवे पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी आगे जाते ही सैम ने हाईवे छोड़कर जंगल वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसकी इस हरकत से एमिली हैरान थी। वो बोले जा रही थी कि गाड़ी वापस हाईवे पर ले, पर सैम बोल रहा था कि ये शॉर्टकट है, हम जल्दी दोबारा हाईवे पर होंगे। प्लस इस रोड पर कुछ सुंदर नजारे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए चिंता मत कर। एमिली शांत तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि एक तो अनजान लड़का जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं, ऊपर से सुनसान रोड जहाँ किसी गाड़ी का नामो निशान तक नहीं। बस वो यही देख रही थी कि हाईवे जल्दी आ जाए। उस रोड के साइड में हम दो क्रॉस देख पाते हैं, जिससे पता चलता है कि उस रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं। सैम ने रेडियो ऑन कर दिया था, जिसपे क्रिसमस सॉन्ग प्ले हो रहा था। वो एमिली से बातें करने लगा तो इस बातचीत का फायदा उठाकर एमिली ने उससे डेलावेयर के बारे में कुछ सवाल पूछे, जिनके जवाब सुनकर वो और ज्यादा बेचैन होती जा रही थी, क्योंकि सैम के जवाबों से ये सिद्ध हो चुका था कि वो डेलावेयर में नहीं रहता, बल्कि डेलावेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इससे एमिली का पैनिक और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं था कि ये अनजान लड़का उसे कहां लेकर जा रहा है। वो कार रोकने के लिए बोल रही थी और सैम उसे शांत रहने के लिए बोल रहा था। सामने एक पुल था जिसके ऊपर से एक कार आ रही थी। बहसबाजी में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो सीधा उन्हीं की तरफ आ रही है। वो उनकी कार को ठोक देती तो उससे बचने के लिए सैम को अचानक से कार मोड़नी पड़ी, जिसके चलते उनकी कार ड्रिफ्ट करते हुए रोड साइड में जमी बर्फ के अंदर जाकर क्रैश हो गई। इस वजह से दोनों बेहोश हो गए और वो कार बिना रुके सीधा निकल गई। कुछ देर बाद जब एमिली को होश आया तो वो चुपचाप कार से बाहर निकल गई पुलिस को फोन करने के लिए, लेकिन वहां पर नेटवर्क ही नहीं था। वो ट्राई कर रही थी कि तभी सैम उसके पास आ गया। सैम ने नोटिस किया कि जो दूसरी कार थी वो बिना रुके चली तो गई, लेकिन उसके टायर के निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना ही आगे कोई निशान थे और ना ही पुल पर, सिर्फ इनकी कार के ट्रैक्स हैं, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर वो कार यहाँ से गुजरी है, इन दोनों ने साक्षात देखी भी है, तो उसके ट्रैक्स तो होने चाहिए ना। सैम उस कार को खाई में भी चेक करता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, इतना जरूर देख लेता है कि क्रॉसेस वहां पर भी गड़े हुए थे। बाहर काफी ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से कार को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। सैम बाहर से धक्का देता है और एमिली अंदर बैठकर एक्सेलरेटर दबाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कार अच्छी तरह बर्फ के अंदर स्टक हो चुकी थी। ये कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं होने वाला, इसलिए थक हार कर सैम भी कार के अंदर बैठने लगा, लेकिन एमिली ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया। सैम कहता है कि मैंने क्या किया, और बस यही तो नहीं कहना था। फिर तो एमिली ने उसके धागे खोल दिए कि तू ही तो कट मार कर इस रोड पर लाया, वरना क्यों फंसते? हाईवे से क्यों उतरा तू? कभी आया है नहीं इस रोड पे और बोलता है कि शॉर्टकट है, सुंदर नजारे देखेगा, अंधेरे में शक्ल तो दिख नहीं रही, नजारे दिखेंगे तुझे। एमिली को लग रहा था कि ये सब सैम ने प्लान किया होगा, किसी सुनसान रोड पर ये दोनों फंस जाएं, क्योंकि बातों से तो वो स्टॉकर ही लगता है। अब एमिली उसे अंदर तो आने दे नहीं रही, इसलिए सैम कहता है कि मैं गैस स्टेशन पर जा रहा हूँ ताकि वहां से कुछ मदद मिल जाए। वो एमिली को भी सलाह देता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, वरना कार के अंदर तो सारी सुविधा है ही तुम्हारे पास, बस ये विंडो थोड़ी खुली है तो इसे डक्ट टेप से सील कर लेना, कार में पड़ी है। ये सुनकर एमिली फिर से सोच में पड़ गई कि डक्ट टेप क्यों लेके घूम रहा है कार में। साथ तो वो जाने से रही, इसलिए सैम अकेला ही चल दिया और हम देख पाए कि हालत उसकी काफी खराब है, शायद उसे गहरी चोट आई है। इधर एमिली को टेप भी मिल गई, साथ में एक वायर वाला टेलीफोन भी, जिसका कोई यूज नहीं है। इतना सामान सैम इसलिए लेकर घूम रहा है क्योंकि वो कमरा खाली करके आया है। खैर, इस बीच रेडियो पर न्यूज चल रही थी कि तूफान आने वाला है, भारी बर्फ पड़ेगी, जिससे विंड चिल 0 से 30 डिग्री नीचे चली जाएगी, इसलिए सभी अपने घरों में रहें, और जो पहले घर से बाहर हैं उनका तो बुरा हाल होगा। एमिली विंडो पर टेप लगा रही थी, तभी वो देखती है कि बाहर कोई अजीब तरह से चल रहा था, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर कोई पैदल क्यों भटक रहा है। एमिली को लगा कि उसका घर कहीं पास में होगा, इसलिए वो कार से निकलकर उसे आवाज लगाने लगी, लेकिन ना तो वो रुका, ना ही उसने कोई जवाब दिया, बस सीधे चलते चलते पुल पार करके निकल गया। एमिली सोच रही थी कि आज तो बस हैरान होने का दिन है, तभी पीछे से सैम ने आकर उसे और हैरान कर दिया। वो
बताता है कि गैस स्टेशन तो बंद हो चुका है, लेकिन एमिली को उस पर यकीन ही नहीं था। इतनी जल्दी गैस स्टेशन पहुंच भी गया और वापस भी आ गया, और गैस स्टेशन तो पूरी रात खुलते हैं। सैम कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, चलो कार में चलते हैं। तो एमिली कहती है कि तेरे जैसे साइको के साथ मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। सैम कहता है कोई बात नहीं। वो खुद जाकर आराम से कार में बैठ जाता है। जो दरवाजा अटक जाता है उसे खुद बाहर से खोलकर, यानी ये पहले भी कार में बैठ सकता था जब एमिली दरवाजा नहीं खोल रही थी। ये जानबूझकर नहीं बैठा था ताकि एमिली पैनिक ना करे, और शायद गैस स्टेशन पर जाने का बहाना बनाकर ये बस थोड़ी देर के लिए दूर गया था ताकि एमिली शांत हो सके। और थोड़ी देर बाहर खड़ी होकर एमिली कूल डाउन हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन उसे भी अंदर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन कैंची उसने पैनिक कर रखी थी, अगर कोई हरकत करेगा तो मरेगा। एमिली देखती है कि कार की घड़ी रुकी हुई थी, उसमें टाइम हो रहा था 6:29, एग्जैक्ट वही टाइम जब ये दोनों होश में आए थे। सैम देखता है कि उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी है, यानी कि जब से ये दोनों होश में आए हैं तब से टाइम आगे ही नहीं बढ़ा। सैम के सर से खून आ रहा था, लेकिन वो बस इग्नोर ही कर रहा था कि ये तो छोटी मोटी चोट है। एमिली सैम से पूछती है कि तुम कहाँ से हो, जिस पर सैम रिवील करता है कि उसका घर तो यूनिवर्सिटी से बस 10 मिनट की दूरी पर है, तो फिर यहाँ क्या लेने आया। असल में सैम एमिली से प्यार करता है, और वैसे तो एमिली से कभी बात भी नहीं हो पाई। एमिली को तो पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन जब इसे पता चला कि एमिली राइड शेयर करके अपने घर जाने वाली है, यानी एमिली के साथ अकेले 6 घंटे बिताने को मिलेंगे, तो ये कैसे भी जुगाड़ करके ये कार लेकर चला आया। एमिली पूछती है कि तुझे कैसे पता मैं इस बार राइड शेयर करके जाऊंगी, मैं तो हर बार प्लेन से जाती हूँ। यही तो बात है, जब इसने बोला था कि हम सेम क्लास शेयर करते हैं, उससे इसका मतलब था कि क्लास में मैं तेरे एकदम पीछे बैठता हूँ, फिर भी आज तक तूने नोटिस नहीं किया। एग्जाम देते वक्त ये इसके सारे मैसेज पढ़ रहा था, बस वहीं से इसे पता चला। फिर ये एमिली से पहले बाहर निकला, नोट लिखकर इसने बोर्ड पे छापा, बाकी सब आपके सामने ही है। साइको नहीं है, बस प्यार में पागल है। सोच रहा था कि इस रास्ते पे गाड़ी मोड़ लूंगा तो थोड़ा और टाइम साथ में बिता पाऊंगा। वैसे भी हाईवे पर एमिली बोर हो रही थी, तो सोचा कि 1-2 नजारे भी देख लेंगे, बस उसी चक्कर में फंस गए। एमिली को ये काफी टाइम से स्टॉक कर रहा है, तभी इसे पता है कि वो चश्मे में कैसी लगती है, यहाँ तक कि उसकी सारी पसंद और नापसंद के बारे में भी ये जानता है। इस ट्रिप पर आने से पहले इसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे खर्च करके ये एमिली की पसंद का खाने का सामान खरीद कर लाया था, वो भी पूरा बैग भर के, जो ट्रंक में रखा था। अब इसे भूख लग रही है तो सोच रहा है कि बैग निकालूंगा, एक एक सामान एमिली को दिखाऊंगा तो ये इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो बैग तो एमिली पार्किंग लॉट में छोड़ आई। इम्प्रेस करना तो दूर की बात हो गई, अब इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, बस पानी की बॉटल्स हैं जिन्हें सोच समझ के यूज करना होगा, वरना और दिक्कत हो जाएगी। सैम को याद आया कि उससे कैंडी बार कार के अंदर गिर गई थी। उसे ढूंढते हुए उसने एमिली को डराकर प्रैंक कर दिया, पर कैंडी बार उसे मिल गई। फिर उसने एमिली से कैंची छीनकर बार के 2 पीस कर दिए, तब जाकर कुछ उनके पेट में गया। अब ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी क्योंकि कार का हीटर ऑन था, लेकिन अचानक से वो भी बंद हो गया क्योंकि फ्यूल लीक होके खत्म हो चुका है। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब इनके पास सिर्फ बैटरी है, इंजन तो गया, यानी हीट भी गई। गर्म रहने के लिए इन्हें और कपड़े पहनने होंगे जो एमिली के बैग में तो थे नहीं, बस फैंसी सामान था। सैम के पास जो थे उसमें से कुछ उसने एमिली को दे दिए, कुछ खुद पहन लिए, पर सर्दी तो अभी और बढ़ेगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा हालत और खराब होगी, बैठे बैठे जम जाएंगे। कुछ देर बाद ही एमिली अपनी समस्या का समाधान करने बाहर चली गई, और तभी उसके पास से कुछ प्रीस्ट निकले जो उसे इग्नोर करके चलते जा रहे थे। एक ने उसकी तरफ देखा भी, लेकिन वो भी सीधा निकल गया। तब एमिली ने चिल्लाकर सैम को बाहर बुलाया और बताया कि मैंने कुछ लोगों को उस तरफ जाते देखा। सैम ने भी देखने की कोशिश की, पर उसे कोई नहीं दिखा क्योंकि अब वो प्रीस्ट दूसरी तरफ जा रहे थे। जैसे ही उन पे नजर पड़ी, सैम उनके पीछे चल दिया, लेकिन वो गायब हो चुके थे। सैम आगे जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन एमिली का कहना था कि हमें वापस चलना चाहिए। तब सैम ने उसे वापस भेज दिया कि तुम कार में जाओ, और खुद वो आगे चल दिया क्योंकि उसे यकीन था कि वो प्रीस्ट उनकी मदद कर पाएंगे। हालांकि सैम की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी, अब वो खून उगल रहा था, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक पुराने टूटे हुए कॉटेज तक पहुंचा, जिसके अंदर उसे एक अखबार मिला। अखबार उठा के आगे गया तो आगे उसे ढेर सारी जमी हुई लाशें मिली, और उनमें से एक लाश जिंदा थी। बस ये देखकर वो उल्टा भाग गया। इधर एमिली को ब्रिज पे फिर से वही आदमी चलता हुआ दिखाई दिया जो पहले दिखा था, तो इस बार आवाज मारने के बजाय एमिली ने पास जाकर उसे रोक दिया, लेकिन जैसे ही टच किया एमिली का हाथ मानो जल गया। उस आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे, और वो बस इतना बोल रहा था कि मुझे नदी में मत फेंकना। जैसे ही मुड़ा तो उसे देखकर एमिली कांप गई, क्योंकि वो किसी गली हुई लाश के जैसा दिख रहा था, और अचानक उसके मुंह से एक ईल निकलकर नीचे गिर गई। उसे देखकर एमिली गिरते पड़ते वापस कार तक जाने लगी, तभी उसके सामने आ गए 2 कटे फटे लड़के, यानी वो बीच में ही फंस गई। फिर बस लेटे लेटे चिल्लाने लगी। सैम वापस आया तो उसने आकर एमिली को उठाया, और तब वहां पर कोई
भी नहीं था। एमिली ने उसे बताया कि मैंने ऐसा कुछ देखा और अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया, लेकिन सैम ने एमिली को कुछ भी नहीं बताया। कहीं वो निराश ना हो जाए या डर ना जाए या उम्मीद ना छोड़ दे। दोनों फिर से कार में जाकर बैठ गए। जो अखबार सैम लेकर आया था उसे एमिली ने विंडो पर चिपका दिया क्योंकि वो हवा को बेहतर रोक पाएगा। फिर वो खुद ही सैम से चिपक कर बैठ गई बॉडी हीट यूज करने के लिए। ऐसे टाइम बीतता गया, दोनों जागे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर सो गए तो फिर जागेंगे नहीं। फिर अचानक 11:17 पे उनकी विंडो पर किसी ने टैप किया। पहले तो वो डरे, लेकिन बाहर देखते ही एकदम से एक्टिव हो गए क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। उन्हें लगा कि अब तो बच गए, लेकिन पुलिस वाला कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बोल रहा था कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है। एमिली को लगा कि शायद ये कोई करप्ट ऑफिसर है जिसे बस रिश्वत चाहिए। सैम के पास $40 पड़े थे, बस वही लेकर एमिली उसके पास गई, लेकिन पैसे उसे चाहिए ही नहीं थे। उसे तो एमिली चाहिए थी। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला कि मेरी कार में बैठ। तभी पीछे से वो प्रीस्ट भी दिखाई देने लगा। एमिली पूरी तरह सहम चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो सही टाइम पर सैम आ गया। उसने टायर आयरन से ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ऑफिसर को टच करते ही अचानक एक वेव निकली और फिर इन दोनों ने खुद को अपनी कार में पाया। मानो दोनों कोई सपना देख रहे थे, लेकिन वो कोई सपना नहीं था। इस बात का सबूत है वो टायर आयरन जो अब भी सैम के हाथ में है। सैम के हाथ उससे चिपक चुके थे। एमिली ने किसी तरह हाथ खोल दिए, लेकिन हाथों की खाल जरूर उतर गई। सैम फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुका था, इसलिए एमिली ने उसके हाथों को अपने पेट पे लगा के गर्म किया। दोनों ने पुलिस वाले के बारे में भी बात की कि आखिर वो कौन था और अचानक कहाँ चला गया, हम वापस कार में कैसे आ गए। सैम बोला कि शायद भूत होगा, पर एमिली को ऐसा नहीं लगता। दोनों को भूख भी लग रही थी और कांप तो दोनों रहे थे। बस इस बात का सब्र कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो जाएगी, फिर कोई ना कोई आ जाएगा। इसी बीच हवा से वो अखबार नीचे हो जाता है तो उसे दोबारा लगाते वक्त एमिली उस पे छपी न्यूज पढ़ लेती है। उस पे उन्हीं दो लड़कों की फोटोज छपी हुई थी जिन्हें इसने कटी फटी हालत में ब्रिज पर देखा था। उनकी कार भी इसी रोड पर क्रैश हुई थी जिसमें दोनों मारे गए थे। घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले लोग वो प्रीस्ट ही थे, पर उस हादसे में एक पुलिस वाला भी मारा गया था जिसे वो प्रीस्ट बचा नहीं पाए थे। ये घटना हुई थी 23 दिसंबर 1953 को, यानी 50 साल पहले। खैर ऐसे ही 2:32 हो जाते हैं। बैठे बैठे एमिली सो गई थी और सैम तो सो ही रहा था। उठकर वो देखती है कि अखबार फिर से उतर गया। वो उसे फिक्स करने लगी, तभी अचानक रेडियो पर एक क्रिसमस सॉन्ग चल गया, बस थोड़ी देर के लिए, और तभी वापस आ गया वो पुलिस वाला। विंडो तोड़कर वो एमिली को खींचकर बाहर ले गया अपनी कार तक, और हमें पास्ट का कोई सीन दिखाया जा रहा है जिसमें वो पुलिस वाला सेम ऐसे ही किसी और लड़की को लेकर गया था। तब भी वो प्रीस्ट पीछे से आ गए थे, इसलिए पुलिस वाला उस लड़की को कार में डालकर कहीं दूर ले गया था। फिर उस लड़के के साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। ये सब एमिली को दिखाई दे रहा था और वो कार में पड़ी पड़ी तड़प रही थी। उसकी आवाज सुनकर सैम की आंख खुल गई। उसने एमिली को जगाया भी, लेकिन वो फिर से उसी अवस्था में चली गई। तभी वो गाना फिर से बजने लगा और पुलिस कार सामने दिखाई देने लगी। इसके साथ साथ कार अंदर से जमना शुरू हो चुकी थी। काफी मुश्किलों के बाद एमिली होश में तो आ गई, लेकिन पुलिस वाला अब भी उन्हें परेशान कर रहा था। पर दोनों टिक के बैठे रहे तो कुछ ही देर में सब शांत हो गया। अब बस सूरज निकलने का वेट है। थोड़ी देर बाद समय हो चुका था 4:58। वो दोनों बिल्कुल बेबस थे और सैम की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। वो बस बता नहीं रहा, पर कुछ देर बाद एमिली को पता चल गया। सैम को ऐसा इंटरनल डैमेज हुआ है कि हर जगह से खून निकल रहा है। इसी वजह से ये गैस स्टेशन नहीं जा पाया था, मुड़ के वापस आ गया था। एमिली कहती है कि मैं गैस स्टेशन जा रही हूँ हेल्प लाने, पर सैम कहता है कि पुलिस वाला जाने नहीं देगा। तब एमिली देखती है कि सामने एक टेलीफोन पोल है और उसके ऊपर एक जंक्शन बॉक्स है जिससे लाइंस टेस्ट होती है। लैंडलाइन तो इनके पास है ही, बस उसे बॉक्स से कनेक्ट करके ये मदद के लिए फोन कर पाएगी। उस सैम को कहती है कि पुलिस वाले के आने से पहले वो गाना प्ले होता है, तो जैसे ही गाना प्ले होगा तुम हॉर्न बजा देना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। सैम कहता है कि मैं इटर्नल रेकरेंस के बारे में सोच रहा हूँ। अगर यही लाइफ बार बार जीने को मिले तो मैं जीना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे भी। पर एमिली कहती है कि मैं तो नहीं जीना चाहूंगी। सैम कहता है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो इस बार मैं सीधा क्लास में तुम्हारे पास जाकर तुम्हें हाय बोलूंगा। बस यहाँ पर किसिंग विसिंग हो गई। फिर फोन लेकर एमिली पहुंच गई खंबे के पास। हिम्मत करके वो ऊपर भी चढ़ गई। उसने फोन भी कनेक्ट कर दिया और पुलिस के पास कॉल मिला के अपनी प्रॉब्लम भी बता दी, साथ में लोकेशन भी बता दी। लेकिन पुलिस ने सुना या नहीं ये उसे नहीं पता, क्योंकि कोई रिस्पांस मिल पाने से पहले फोन कट गया। फिर जैसे वो नीचे उतरी उसके सामने एक लड़की आ गई, वही लड़की जिसे मारकर पुलिस वाले ने जंगल में फेंका था। डर के मारे एमिली जल्दी से कार में जाकर बैठ गई और वो सैम को सब कुछ बता रही थी, लेकिन सैम कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो मर चुका था। यह एहसास होते ही एमिली उसके गले लगकर रोने लगी, क्योंकि सही मायनों में एकदम शुरुआत से सफर तो वही कर रहा था। बस इसकी चिंता करते हुए वो कुछ बोल नहीं रहा था। रहने का ठिकाना गवा दिया, जितने पैसे थे सारे गवा दिए। आखिर
में जान भी गंवा दी। यहाँ तक कि मरने से पहले भी ये बोलकर गया कि अगर ये लाइफ दोबारा जीने को मिले तो मैं हंस के जीऊंगा। दर्द में तड़पते हुए भी वो ये बात बोल रहा था। यानी ये सारा दर्द वो बार बार सहने को तैयार था, सिर्फ थोड़ा टाइम इसके साथ बिताने के लिए, जिसमें कि उसके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। खून उगलता रहा पर कोई शिकायत नहीं की। अब एमिली उससे शिकायत कर रही है कि तूने मेरे वापस आने का वेट क्यों नहीं किया, पर अब वो कोई जवाब नहीं दे सकता। काफी देर तक वो ऐसी बैठी रही, फिर उसने सैम की बॉडी को बाहर निकाल के रख दिया और तभी सामने से उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि पुलिस वाला आ गया, पर वो निकला एक स्नोप्लो ड्राइवर जो आया इसकी कॉल के रिस्पॉन्स में। सैम की बॉडी को उसने ट्रक के पीछे डाला, फिर एमिली को साथ लेकर वापस चल दिया। वो एमिली को बताता है कि 50s में एक करप्ट पुलिस वाला था जो इस रोड पर लोगों को मारता था। 1953 में उसने 2 लड़कों की कार को क्रैश करा दिया, लेकिन उस दिन उसने कुछ ज्यादा पी हुई थी, इसलिए उसकी खुद की कार नदी में जा गिरी थी और वो भी मर गया था। तब से लेकर आज तक हर साल क्रिसमस के टाइम पर इस रोड पर लोग मारे जाते हैं, यानी वो पुलिस वाला ही मारता है, जैसा इनके साथ किया वैसे ही। एमिली प्रीस्ट के बारे में पूछती है तो ड्राइवर बताता है कि 1961 में सारे प्रीस्ट अपने घर के अंदर जमे हुए मिले थे। ये भी उस पुलिस वाले ने किया होगा। उसकी इतनी बात चली रही थी कि तभी वो सामने से आया और इनके ट्रक को भी क्रैश करवा के निकल गया। ड्राइवर देखता है कि उसकी खुद की कार भी खाई में गिरकर क्रैश हो चुकी है, यानी वही घटना रिपीट हो रही है जिसमें पुलिस वाला मरा था। ड्राइवर उसे बचाने जाता है, तभी वो प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि प्रीस्ट पुलिस वाले को बचा सकते थे, लेकिन मदद करने के बजाय वो उल्टा उसका माइक्रोफोन खींचकर साथ ले गए थे ताकि कोई मदद ना पाए। वो उस पुलिस वाले को रोज पाप करते हुए जो देखते थे, बस इसी बात का पुलिस वाले ने बाद में बदला लिया उन सबको जमा कर, जैसे उसने अभी जमा दिया ड्राइवर को। चलते हुए पुलिस वाले ने जैसे ड्राइवर को पकड़ा वो पूरा जम गया। ये देखकर एमिली वापस ट्रक में जाकर बैठ गई, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इतने में पुलिस वाला भी आ गया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले सैम ने आकर उस पे टायर आयरन से अटैक कर दिया। फिर से वही वेव निकली तो एमिली ने फिर से खुद को कार के अंदर पाया सैम की लाश के साथ, यानी मर के भी सैम इसकी हिफाजत कर रहा है। बॉडी कार के अंदर है लेकिन आत्मा बाहर दिखाई दे रही है। वो एमिली को बचाने आया है। एमिली ने उसका पीछा किया तो वो प्रीस्ट के घर से होते हुए एमिली को गैस स्टेशन तक ले गया। बस इतना ही काम था उसका, इसके बाद वो दिखा नहीं। वहां से एमिली को मदद मिल गई और एमिली के पास अब उसकी बस एक फोटो बची है जो ऐसे ही मजाक मिली थी। ये नहीं सोचा था कि ये फोटो रुलाएगी। बस इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो एग्जैक्टली इस फिल्म में हुआ क्या? जो कुछ भी उस रोड पर अजीब हो रहा था वो था इटर्नल रेकरेंस। दरअसल जब वो पुलिस वाला मरा था तब वो इटर्नल रेकरेंस में आ गया था, इसलिए वो बार बार वही सब दोबारा जी रहा था, अपनी मौत भी। आपने गौर किया होगा जब भी शेरिफ उनके सामने आता था तब एक ओल्ड क्रिसमस सॉन्ग हमेशा बजता था, मतलब एक्सीडेंट से पहले वो रेडियो पर वही गाना सुन रहा होगा। रही बात बाकी आत्माओं की तो शायद वो भी उस इटर्नल रेकरेंस में फंस चुके हैं, इसका मतलब कि सैम भी। तभी तो उसने दोबारा पुलिस वाले पे सेम तरह से अटैक किया था, जिसके बाद सेम रिजल्ट निकला। यानी अगर वो पहले हिम्मत ना दिखाता तो एमिली भी उस लूप का हिस्सा बन जाती। वो इकलौती है जो बच के निकली है, वरना बाकी आत्माएं तो वहीं पर भटक रही हैं लूप में। सैम की आत्मा एमिली को रास्ता इसलिए दिखा पाई क्योंकि वो रात में गया था प्रीस्ट के घर के पार, तो लूप में रहते हुए भी उसने एमिली को बचा लिया। यानी जो भी एक्शंस उसने पहले किए थे एमिली को बचाने के लिए, बाद में उन्हीं एक्शंस की वजह से एमिली की जान बची। आपको याद ही होगा एमिली ने आगे जाने से मना कर दिया था, फिर भी सैम आगे गया था उसे वापस भेजकर। अगर ना जाता तो लूप में ये रिपीट ही ना होता और एमिली भी ऐसी बैठी बैठी मर जाती। खुद वो फंस गया पर एमिली को निकाल गया, क्योंकि अब वो सारा दर्द भी बार बार झेलेगा। जब सैम मर गया था तब एमिली को बुरा लगा था क्योंकि उसने सैम के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन एमिली के साथ साथ हमें भी बुरा लगा था क्योंकि शुरुआत से हम भी उसे बुरा इंसान समझ रहे थे, जबकि गलती उसकी बस इतनी थी कि उसे एक्सप्रेस करना नहीं आया। लाइफ की एकदम आखिरी सांस पे जाकर उसे समझ आया था कि मुझे सीधा जाकर हाय बोल देना चाहिए था। जरूरी नहीं कि एमिली उससे बात करती, पर मरने से तो बच जाता। आपको पता है कि ओरिजिनली सैम की डेथ इतनी जल्दी नहीं होने वाली थी। वो पुलिस वाले के साथ आखिरी फाइट के दौरान मरता, लेकिन इसे चेंज करके उसे जल्दी मार दिया गया ताकि फाइट करने उसकी आत्मा वापस आए, और ये देखने वालों के लिए भी सरप्राइजिंग था। दोनों कैरेक्टर्स के मूवी में कोई नाम ही नहीं थे, बल्कि मूवी में एक भी नाम नहीं है। इसका बजट था $6 मिलियन और कमाए थे इसने $2,85,060। पूरी तरह फ्लॉप रही थी और आज तक भी इसका कोई
कोई नाम नहीं है, लेकिन मूवी बुरी नहीं है, बल्कि इसका अपना एटमोस्फेयर है। अभी जाती हुई गर्मी में देख रहे हो तो अलग वाइब दे रही है, सर्दी में देखोगे तो अलग देगी। आपको कैसी लगी मूवी वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी इटर्नल रेफरेंस में फंस जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। अगर ऐसी थ्रिलर्स आपको देखना पसंद है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और भी ले आऊंगा, क्योंकि अभी कई सारी है मेरी नजर में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।